नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करती है। ये शक्ति तय करती है कि हम सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं, हम दिन भर क्या खाते हैं, हम काम कैसे करते हैं और हम रात को कैसे सोते हैं। ये शक्ति हमारे रिश्तों, हमारे स्वास्थ्य, हमारी उत्पादकता और हमारी खुशी को आकार देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इसके अस्तित्व से लगभग पूरी तरह से अनजान हैं। ये शक्ति है हमारी आदतों की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपके हर दिन के लगभग 40% कार्य आपके सचेत निर्णय नहीं बल्कि आपकी आदतें होती हैं? आप और मैं, हम सब आदतों के एक जटिल और अदृश्य जाल में जी रहे हैं। कुछ आदतें अच्छी होती हैं जो हमें सफलता और स्वास्थ्य की ओर ले जाती हैं। कुछ आदतें बुरी होती हैं जो हमें असफलता और दुख के चक्र में फंसाए रखती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन आदतों के गुलाम नहीं हैं? क्या हो अगर आप इन अदृश्य धागों को देख सके, उन्हें समझ सके और उन्हें अपनी इच्छानुसार बदल सके? आज हम यही करने वाले हैं। आज हम पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार चार्ल्स डुहिग की विश्व प्रसिद्ध और जीवन बदलने वाली किताब द पावर ऑफ हैबिट यानी आदत की शक्ति की गहराइयों में उतरेंगे। ये किताब केवल आदतों के बारे में तथ्यों का एक संग्रह नहीं है। ये एक जासूसी कहानी की तरह है जो हमें मानव मस्तिष्क के सबसे गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। ये हमें प्रयोगशालाओं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम और यहाँ तक कि सामाजिक आंदोलनों के केंद्र में ले जाती है ताकि हम ये समझ सकें कि आदतें कैसे बनती हैं, वे कैसे काम करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें कैसे बदला जा सकता है। ये वीडियो इस अद्भुत किताब का एक अत्यंत विस्तृत और गहन सारांश होगा। हम लगभग 10,000 शब्दों में आदत के चक्र के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। हम उन कहानियों को जानेंगे जिन्होंने उद्योगों और समाजों को बदल दिया, और हम आपको एक ऐसा व्यावहारिक ढांचा प्रदान करेंगे जिसका उपयोग करके आप अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं। तो यदि आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते हैं और अपने जीवन का नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस अविश्वसनीय और ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलिए। अध्याय 1, व्यक्तियों की आदतें और आदत के चक्र का रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मौलिक प्रश्न से, आदतें आखिर हैं क्या और वे हमारे मस्तिष्क में कैसे बनती हैं? इसे समझने के लिए चार्ल्स डुहिग हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वैज्ञानिक अवधारणा से परिचित कराते हैं जिसे वे आदत का चक्र यानी द हैबिट लूप कहते हैं। यह एक सरल लेकिन बहुत ही गहरा मॉडल है जो बताता है कि कोई भी आदत, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों न हो, 3 मुख्य घटकों से मिलकर बनती है। पहला घटक है संकेत यानी क्यू। संकेत वो ट्रिगर है, वो उकसावा है जो आपके मस्तिष्क को ये आदेश देता है कि वो स्वचालित मोड में चला जाए और एक विशेष आदत को शुरू करे। संकेत कुछ भी हो सकता है। ये एक विशेष समय हो सकता है जैसे दोपहर के 3 बजे। ये एक विशेष स्थान हो सकता है जैसे आपके दफ्तर की रसोई। ये एक विशेष भावना हो सकती है जैसे तनाव या बोरियत। ये कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है या ये कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो आपने अभी अभी समाप्त किया हो, जैसे रात का खाना खत्म करना। दूसरा घटक है प्रक्रिया यानी रूटीन। प्रक्रिया ही वो वास्तविक आदत है, वो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कार्य है जिसे आप संकेत मिलने पर करते हैं। यदि संकेत दोपहर के 3 बजे की बोरियत है तो प्रक्रिया हो सकती है कि आप उठकर एक मीठा बिस्कुट खाने चले जाएं। यदि संकेत आपके फोन पर एक सूचना की ध्वनि है तो प्रक्रिया हो सकती है कि आप तुरंत सोशल मीडिया खोलकर देखने लगें। तीसरा घटक है इनाम यानी रिवॉर्ड। इनाम वह सकारात्मक भावना या संतुष्टि है जो आपको प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मिलती है। यह आपके मस्तिष्क को यह सिखाने में मदद करता है कि यह विशेष आदत का चक्र भविष्य में याद रखने लायक है। बिस्कुट खाने के मामले में इनाम हो सकता है चीनी से मिलने वाली तत्काल ऊर्जा। सोशल मीडिया देखने के मामले में इनाम हो सकता है एक छोटे से मनोरंजन या सामाजिक जुड़ाव का एहसास। संकेत, प्रक्रिया, इनाम, ये तीनों मिलकर एक तंत्रिका संबंधी लूप बनाते हैं जो समय के साथ और भी अधिक स्वचालित होता जाता है। हमारा मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब वो किसी ऐसी प्रक्रिया को पाता है जो एक विश्वसनीय इनाम की ओर ले जाती है, तो वो उस पूरी प्रक्रिया को एक आदत में बदल देता है ताकि अगली बार उसे उस पर सोचना न पड़े और वो अपनी मानसिक ऊर्जा को अन्य जटिल कार्यों के लिए बचा सके। ये आदतें हमारे मस्तिष्क के एक बहुत ही आदिम हिस्से बेसल गैंग्लिया में संग्रहीत होती हैं। ये हिस्सा हमारी सचेत सोच और निर्णय लेने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से अलग होता है। यही कारण है कि आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं। वे हमारी चेतना के बिना भी काम कर सकती हैं। डुहिग इसे यूजीन पॉली नामक एक व्यक्ति की अविश्वसनीय कहानी के माध्यम से समझाते हैं।
यूजीन को एक गंभीर वायरल बीमारी के कारण मस्तिष्क में क्षति हुई थी और उनकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई थी। वो अपने परिवार के सदस्यों को नहीं पहचान पाते थे। वे ये याद नहीं रख पाते थे कि उनका घर कहाँ है या उन्होंने 5 मिनट पहले क्या किया था। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब बात देखी। यद्यपि यूजीन ये नहीं बता सकते थे कि उनके घर में रसोई कहाँ है, लेकिन अगर उन्हें भूख लगती तो वे अपने आप चलकर रसोई में पहुंच जाते, दराज खोलते और अपने लिए कुछ खाने को निकाल लेते। वे ये सचेत रूप से नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी आदतें अभी भी काम कर रही थीं। उनके बेसल गैंग्लिया में संग्रहीत आदत के चक्र इंटैक्ट थे। ये कहानी हमें दिखाती है कि आदतें हमारी याददाश्त और हमारी तर्क शक्ति से कितनी स्वतंत्र और कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। लेकिन इस आदत के चक्र में एक और गुप्त और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसे डूहिग कहते हैं लालसा यानी क्रेविंग। समय के साथ जब आपका मस्तिष्क ये सीख जाता है कि एक विशेष प्रक्रिया एक विशेष इनाम की ओर ले जाती है, तो वो उस इनाम की उम्मीद करना शुरू कर देता है। जैसे ही संकेत प्रकट होता है, आपका मस्तिष्क उस इनाम की लालसा करने लगता है। यही लालसा है जो आदत के चक्र को चलाती है। आप केवल इनाम के लिए प्रक्रिया नहीं करते, आप उस इनाम की लालसा को शांत करने के लिए प्रक्रिया करते हैं। इस अवधारणा को समझने के लिए डूहिग हमें 20वीं सदी की शुरुआत के अमेरिका में ले जाते हैं और हमें पेप्सोडेंट टूथपेस्ट की अद्भुत कहानी सुनाते हैं। उस समय ज्यादातर अमेरिकी अपने दांत ब्रश नहीं करते थे। ये एक आदत नहीं थी। कई कंपनियों ने लोगों को टूथपेस्ट बेचने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहीं। फिर क्लॉड हॉपकिंस नामक एक महान विज्ञापनदाता ने पेप्सोडेंट का विज्ञापन करना शुरू किया। हॉपकिंस ने आदत के चक्र की शक्ति को समझा। उन्होंने एक बहुत ही सरल और सार्वभौमिक संकेत की खोज की, हमारे दांतों पर बनने वाली एक पतली सी फिल्म। उन्होंने अपने विज्ञापनों में लोगों को बताया कि आप इस फिल्म को अपनी जीभ से महसूस कर सकते हैं और ये आपके दांतों की सुंदरता को चुरा रही है। ये संकेत था। प्रक्रिया थी पेप्सोडेंट से ब्रश करना, और इनाम था एक सुंदर और चमकदार मुस्कान। लेकिन हॉपकिंस ने एक और प्रतिभाशाली काम किया। पेप्सोडेंट में सिट्रिक एसिड और पुदीने के तेल जैसे कुछ तत्व मिलाए गए थे। इन तत्वों का दांतों की सफाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वे मुंह में एक बहुत ही सुखद, ठंडी और झुनझुनी वाली सनसनी पैदा करते थे। लोगों को ये सनसनी इतनी अच्छी लगने लगी कि वे उसकी लालसा करने लगे। वे उस इनाम यानी सुंदर मुस्कान के लिए ब्रश नहीं कर रहे थे, वे उस तत्काल मिलने वाली झुनझुनी की सनसनी की लालसा को पूरा करने के लिए ब्रश कर रहे थे। हॉपकिंस ने एक नई लालसा का निर्माण कर दिया था, और इसी एक लालसा ने करोड़ों अमेरिकियों को हर दिन दांत ब्रश करने की आदत डाल दी और पेप्सोडेंट को दुनिया के सबसे सफल उत्पादों में से एक बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं या किसी पुरानी आदत को समझना चाहते हैं, तो आपको उस इनाम की पहचान करनी होगी जिसकी आपका मस्तिष्क वास्तव में लालसा कर रहा है। अध्याय 2, आदतें बदलने का सुनहरा नियम और व्यावहारिक ढांचा। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं, तो हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, हम अपनी बुरी आदतों को कैसे बदल सकते हैं। चार्ल्स डूहिग यहाँ हमें आदतें बदलने का सुनहरा नियम यानी द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज बताते हैं। ये नियम बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा है। नियम ये है, आप किसी बुरी आदत को वास्तव में मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। और उसे बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप संकेत और इनाम को वही रखें, लेकिन प्रक्रिया को बदल दें। दूसरे शब्दों में, यदि आप उसी पुराने संकेत का उपयोग करते हैं और आप उसी पुरानी लालसा को पूरा करने वाला इनाम प्रदान करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को एक नई प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको हर दोपहर दफ्तर में एक चॉकलेट चिप कुकी खाने की आदत है। आप इस आदत को बदलना चाहते हैं क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ रहा है। सुनहरे नियम का उपयोग करने के लिए आपको पहले इस आदत के चक्र का विश्लेषण करना होगा। आपको एक जासूस की तरह काम करना होगा। इसके लिए डूहिग एक 4 कदम वाला ढांचा प्रदान करते हैं। पहला कदम है प्रक्रिया को पहचानें। ये सबसे आसान हिस्सा है। आपकी प्रक्रिया है कि आप अपनी कुर्सी से उठते हैं, कैफेटेरिया जाते हैं और एक कुकी खरीदते और खाते हैं। दूसरा कदम है इनाम के साथ प्रयोग करें। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपको ये पता लगाना होगा कि आप वास्तव में किस चीज की लालसा कर रहे हैं। क्या आप कुकी की लालसा कर रहे हैं क्योंकि आपको भूख लगी है, या क्या आप उस चीनी से मिलने वाली ऊर्जा की लालसा कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप केवल अपनी उबाऊ काम से एक ब्रेक चाहते हैं, या शायद आप कैफेटेरिया में होने वाली सामाजिक बातचीत की लालसा कर रहे हैं। ये जानने के लिए आपको कुछ प्रयोग करने होंगे। अगले कुछ दिनों तक जब भी आपको कुकी खाने की इच्छा हो तो प्रक्रिया को बदलें। एक दिन कुकी के बजाय एक सेब खाएं और देखें कि क्या आपकी इच्छा शांत होती है।
अगले दिन कुकी खाने के बजाय अपनी कुर्सी से उठकर 10 मिनट के लिए टहलें। तीसरे दिन कुकी खाने के बजाय अपने किसी सहकर्मी की मेज पर जाकर 5 मिनट के लिए बात करें। हर प्रयोग के बाद अपने आप से पूछें कि क्या आपको अभी भी कुकी खाने की इच्छा हो रही है। यदि टहलने के बाद या किसी से बात करने के बाद आपकी इच्छा समाप्त हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी लालसा कुकी के लिए नहीं थी, बल्कि काम से एक ब्रेक या सामाजिक संपर्क के लिए थी। तीसरा कदम है संकेत को अलग करें। अब जब आप जानते हैं कि आप किस इनाम की लालसा कर रहे हैं, तो आपको उस ट्रिगर का पता लगाना होगा जो उस पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लगभग सभी आदतों के संकेत इन 5 श्रेणियों में से एक में आते हैं। स्थान, आप कहाँ हैं? समय, दिन का क्या समय है? आपकी भावनात्मक स्थिति, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अन्य लोग, आपके आसपास कौन है? पिछली क्रिया, आपने अभी अभी कौन सा काम खत्म किया है? जब भी आपको कुकी खाने की इच्छा हो तो तुरंत इन 5 चीजों को एक कागज पर लिखें। मैं कहाँ हूं? अपनी मेज पर क्या समय हुआ है? दोपहर के 3:30 बजे मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? बोर और थका हुआ मेरे आसपास कौन है? कोई नहीं। मैंने अभी क्या किया था? एक लंबी रिपोर्ट खत्म की। कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद आपको एक पैटर्न दिखाई देने लगेगा। आप पाएंगे कि हर दिन लगभग 3:30 बजे जब आप थका हुआ और बोर महसूस करते हैं, तभी आपको कुकी खाने की इच्छा होती है। आपने अपने संकेत की पहचान कर ली है। चौथा कदम है एक योजना बनाएं। अब आपके पास अपनी आदत को बदलने के लिए सभी आवश्यक जानकारी है। आप अपने संकेत को जानते हैं, आप अपनी प्रक्रिया को जानते हैं, आप अपने इनाम को जानते हैं और आप अपनी लालसा को भी जानते हैं। अब आप सुनहरे नियम का उपयोग करके एक नई योजना बना सकते हैं। आपकी योजना कुछ इस तरह हो सकती है। जब दोपहर के 3:30 बजे संकेत, तो मैं कुकी खाने के लिए कैफेटेरिया जाने, पुरानी प्रक्रिया के बजाय अपनी कुर्सी से उठकर अपने दोस्त की मेज पर जाकर 10 मिनट के लिए बात करूंगा। नई प्रक्रिया, ताकि मुझे काम से एक ब्रेक और सामाजिक संपर्क मिल सके। इनाम, इस योजना को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एक योजना बनाते हैं तो आप एक सचेत निर्णय ले रहे होते हैं, और जब अगली बार वो संकेत प्रकट होता है तो आपके पास उस पर प्रतिक्रिया करने का एक तैयार तरीका होता है। शुरुआत में ये मुश्किल हो सकता है। आपकी पुरानी आदत बहुत मजबूत होगी, लेकिन यदि आप अपनी नई योजना पर टिके रहते हैं तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क नई प्रक्रिया को सीखना शुरू कर देगा, और कुछ समय बाद ये नई बेहतर आदत भी उतनी ही स्वचालित हो जाएगी जितनी पुरानी थी। ये ढांचा किसी भी आदत को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो धूम्रपान छोड़ना हो, हर दिन व्यायाम करना हो या टालमटोल करना बंद करना हो। अध्याय 3, सफल संगठनों की आदतें और मुख्य आदतें। आदतें केवल व्यक्तियों के जीवन को ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े संगठनों और कंपनियों की सफलता और असफलता को भी निर्धारित करती हैं। चार्ल्स डुहिग हमें कंपनियों की दुनिया में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे संगठनात्मक आदतें काम करती हैं। वो हमें मुख्य आदतों यानी कीस्टोन हैबिट्स की एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा से परिचित कराते हैं। एक मुख्य आदत एक ऐसी आदत होती है जो जब बदल जाती है तो वो अपने साथ साथ कई अन्य आदतों को भी बदल देती है। यह एक डोमिनो प्रभाव की तरह काम करती है। यह वो एक आदत है जो एक सकारात्मक श्रृंखला अभिक्रिया शुरू करती है। इस अवधारणा को समझाने के लिए डुहिग हमें एल्कोआ नामक एक विशाल एल्यूमीनियम कंपनी की अविश्वसनीय कहानी सुनाते हैं। 1987 में जब पॉल ओ'नील एल्कोआ के नए सीईओ बने तो निवेशक बहुत घबराए हुए थे। अपनी पहली भाषण में ओ'नील ने मुनाफे, लागत में कटौती या विस्तार के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने केवल एक चीज के बारे में बात की, कर्मचारी सुरक्षा। उन्होंने घोषणा की कि उनका एकमात्र लक्ष्य एल्कोआ को अमेरिका में सबसे सुरक्षित कंपनी बनाना है, जहां काम से संबंधित कोई भी चोट न हो। हर कोई हैरान था। उन्हें लगा कि ओ'नील पागल हो गए हैं, लेकिन ओ'नील जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। वे जानते थे कि सुरक्षा एक मुख्य आदत थी। सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें कंपनी की आदतों को बदलना पड़ा। जब भी कोई कर्मचारी घायल होता तो यूनिट के अध्यक्ष को 24 घंटे के भीतर ओ'नील को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होता और उस चोट को रोकने के लिए एक योजना प्रस्तुत करनी होती। इस एक नियम ने पूरी कंपनी को बदल दिया। रिपोर्ट करने के लिए अध्यक्षों को अपने प्रबंधकों से बात करनी पड़ती, प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों से बात करनी पड़ती। संचार के नए और अधिक कुशल तरीके विकसित हुए। कर्मचारियों ने अपने सुझाव देना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि प्रबंधन उनकी परवाह करता है। इन सुझावों से न केवल सुरक्षा में सुधार हुआ, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में भी सुधार हुआ, जिससे लागत कम हुई और गुणवत्ता बढ़ी। जब ओ'नील ने एल्कोआ छोड़ा तो कंपनी का मुनाफा उनके आने के समय से 5 गुना अधिक था।
उन्होंने केवल एक मुख्य आदत सुरक्षा को बदलकर पूरे संगठन को बदल दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उस एक मुख्य आदत को खोजें जो सबसे अधिक प्रभाव डाल सकती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि नियमित व्यायाम एक ऐसी ही मुख्य आदत है। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू करते हैं वे अनजाने में ही बेहतर खाना शुरू कर देते हैं, वे कम धूम्रपान करते हैं और वे काम में अधिक उत्पादक हो जाते हैं। इसी तरह हर दिन अपने परिवार के साथ रात का खाना खाना या हर दिन अपना बिस्तर बनाना, ये भी छोटी छोटी मुख्य आदतें हो सकती हैं जो आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। डूहिग हमें स्टारबक्स की कहानी भी बताते हैं कि कैसे वे अपने कर्मचारियों में इच्छा शक्ति को एक आदत के रूप में विकसित करते हैं। वे अपने कर्मचारियों को मुश्किल और गुस्से वाले ग्राहकों से निपटने के लिए एक विशेष आदत के चक्र, जिसे लट्टे मेथड कहा जाता है, का प्रशिक्षण देते हैं। ये प्रशिक्षण उन्हें तनावपूर्ण क्षणों में स्वचालित रूप से एक सकारात्मक और उत्पादक तरीके से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। ये दिखाता है कि इच्छा शक्ति केवल एक गुण नहीं है, ये एक कौशल है जिसे आदत के माध्यम से सिखाया जा सकता है। अध्याय 4, समाजों की आदतें और अंतिम निष्कर्ष। आदतें केवल व्यक्तियों और संगठनों तक ही सीमित नहीं हैं, वे पूरे समाज के व्यवहार को भी आकार देती हैं। सामाजिक आंदोलन अक्सर सामाजिक आदतों में बदलाव के कारण ही सफल होते हैं। डूहिग हमें 1955 के मोंटगोमरी बस बहिष्कार की कहानी सुनाते हैं, जो अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। हम सब रोजा पार्क्स की कहानी जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक गोरे व्यक्ति के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन डूहिग बताते हैं कि रोजा पार्क्स ऐसी पहली अश्वेत महिला नहीं थी जिन्होंने ऐसा किया था। उनसे पहले भी कई लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन तब कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। तो रोजा पार्क्स के मामले में ऐसा क्या अलग था? अलग ये था कि रोजा पार्क्स अपने समुदाय में बहुत सम्मानित और गहराई से जुड़ी हुई थी। वे चर्च, सामाजिक क्लबों और युवा समूहों का हिस्सा थीं। उनके दोस्त और परिचितों का एक विशाल नेटवर्क था। उनकी गिरफ्तारी की खबर पहले उनके करीबी दोस्तों, मजबूत सामाजिक संबंधों के बीच फैली। फिर उन दोस्तों ने अपने अपने परिचितों, कमजोर सामाजिक संबंधों को ये खबर फैलाई। इस तरह दोस्ती और सहकर्मी दबाव की सामाजिक आदतों के कारण बहिष्कार की खबर बहुत तेजी से पूरे अश्वेत समुदाय में फैल गई। ये दिखाता है कि बड़े सामाजिक परिवर्तन अक्सर दोस्ती के मजबूत बंधनों और समुदाय के कमजोर बंधनों के मिश्रण से होते हैं। ये सामाजिक आदतें ही एक विचार को एक आंदोलन में बदल सकती हैं। अब हम इस किताब के अंतिम और सबसे दार्शनिक प्रश्न पर आते हैं। यदि हमारी 40% क्रियाएं आदतें हैं, तो क्या हम वास्तव में अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं? क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है? डूहिग का उत्तर हाँ है। वे कहते हैं कि आदतें हमारे चयन के बिना काम कर सकती हैं, लेकिन जिस क्षण हम ये जान जाते हैं कि हमारे पास एक आदत है, जिस क्षण हम उसके चक्र के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो हम उसे बदलने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। जागरूकता ही जिम्मेदारी लाती है। लेकिन केवल जागरूकता और सुनहरे नियम का ज्ञान ही काफी नहीं है। एक आदत को स्थायी रूप से बदलने के लिए, खासकर जब जीवन में तनाव और कठिनाइयां आती हैं, तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व की आवश्यकता होती है, और वो तत्व है विश्वास, यानी बिलीफ। आपको ये विश्वास करना होगा कि आप बदल सकते हैं। आपको ये विश्वास करना होगा कि चीजें बेहतर हो सकती हैं, और ये विश्वास अक्सर एक समुदाय या एक समूह का हिस्सा होने से बहुत अधिक मजबूत होता है। चाहे वो एक सहायता समूह हो, एक धार्मिक समुदाय हो, या सिर्फ एक दोस्त हो जो आप पर विश्वास करता हो, दूसरों के साथ जुड़ने से हमें वो विश्वास मिलता है जिसकी हमें कठिन समय में आवश्यकता होती है। अंतिम निष्कर्ष, अपनी आदतों के मालिक बने। तो दोस्तों, ये थी चार्ल्स डूहिग की अद्भुत किताब आदत की शक्ति की एक बहुत ही लंबी और गहन यात्रा। हमने सीखा कि हमारी हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक सरल 3 चरणीय चक्र, संकेत, प्रक्रिया और इनाम का पालन करती है, जिसे लालसा की एक शक्तिशाली भावना चलाती है। हमने आदतें बदलने के सुनहरे नियम को जाना कि हम एक नई प्रक्रिया को अपनाकर अपनी पुरानी आदतों को बदल सकते हैं, बशर्ते कि हम संकेत और इनाम को वही रखें। हमने मुख्य आदतों की शक्ति को देखा कि कैसे एक आदत को बदलने से हमारे पूरे जीवन में एक सकारात्मक डोमिनो प्रभाव पड़ सकता है, और हमने महसूस किया कि स्थायी परिवर्तन के लिए जागरूकता, योजना और विश्वास, इन तीनों की आवश्यकता होती है। ये ज्ञान एक नक्शे की तरह है। ये आपको दिखाता है कि आपकी आदतें कैसे काम करती हैं, वे कहाँ से आती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। लेकिन केवल नक्शा होने से ही आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। आपको पहला कदम उठाना होगा। तो मैं आज आपको एक चुनौती देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी किसी एक आदत के बारे में सोचें जिसे आप बदलना चाहते हैं, केवल एक।
अगले कुछ दिनों के लिए एक जासूस की तरह काम करें। अपनी उस आदत के चक्र का विश्लेषण करें, उसके संकेत को पहचानें, उसके इनाम के साथ प्रयोग करें और पता लगाएं कि आप वास्तव में किस चीज की लालसा कर रहे हैं। और फिर एक योजना बनाएं, एक नई बेहतर प्रक्रिया चुनें जो आपको वही इनाम दे सके। ये आसान नहीं होगा, इसमें समय और प्रयास लगेगा, लेकिन हर बार जब आप अपनी पुरानी आदत पर अपनी नई योजना को चुनते हैं तो आप एक छोटी सी जीत हासिल करते हैं, और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन एक बहुत बड़ी विजय का रूप ले लेती हैं। आप अपनी आदतों के वास्तुकार हैं, आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। आपकी सबसे अच्छी जिंदगी आपकी वर्तमान आदतों की दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रही है। इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।